प्यारे बच्चों, आप लोग आ गए होंगे ना लाइन पे। तो या तो फिर घर पे देख रहे होंगे, ठीक है। चाहे जब देखो, चाहे प्रीमियर देखो, चाहे बाद में देखो, जब भी फुर्सत मिले, पर डिस्कस ज़रूर कर लेना, ठीक है। चलो, तो आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल करियर जंक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों ने फिलर्स का जो 20 क्वेश्चन किए होंगे, इसमें आपको दो तरह के क्वेश्चन मिले थे। शुरुआत के जो 10 क्वेश्चन थे वो एसएससी एनडीए सीडीएस के लायक हैं, और बाद के जो 10 क्वेश्चन थे वो बैंक के क्वेश्चन थे। बाद के 10 क्वेश्चन बैंक में ही पूछे जाते हैं उस तरह के। तो मैंने सोचा है कि मतलब 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन इस तरह का और 10 क्वेश्चन उस तरह का रहेगा। हालांकि दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा, ये मत सोचिएगा कि बैंक वाला हमारे काम का नहीं है या वो हमारे काम का नहीं है, दोनों में फिलर ही है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आप लोग पहले सॉल्व कर ही चुके होंगे और पढ़ भी चुके होंगे। हमें क्वेश्चंस पर बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके सीधे आ जाते हैं डिस्कशन करने पे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, आफ्टर 3 इयर्स ऑफ स्टैग्नेंट एंड नेगेटिव ग्रोथ। स्टैग्नेंट ग्रोथ क्या होती है? स्टैग्नेंट मतलब एक ही जगह पे ठहरे हुई। मान लीजिए 5% है तो 4-5 सालों से 5% ही रहे, ना 5% से कम हो ना 5% से ज़्यादा हो, वो स्टैग्नेंट होती है। एंड निगेटिव, तो पिछले 3 सालों से कभी तो स्टैग्नेंट और कभी निगेटिव ग्रोथ फेज देखने के बाद BMW India is hoping to end the present calendar year with a dash growth in sales added by its revamped country strategy। ठीक है, तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो क्लूज हैं जिससे हम इसे भर सकते हैं। पहला क्लू है नेगेटिव ग्रोथ। तो नेगेटिव ग्रोथ कैसे रही आफ्टर 3 इयर्स? तो इन्होंने कहा कि 3 साल की नेगेटिव ग्रोथ के बाद BMW इंडिया जो कंपनी है वो होपिंग होपिंग मतलब उम्मीद कर रही है। अच्छा, इसके फिलर का जो सबसे तगड़ा क्लू पॉइंट है वो है होपिंग। अब एक चीज़ आपको बताएं कि जब भी हम लोग होप यूज करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें रखते हैं, और जब फियर यूज करते हैं तो इसके साथ नेगेटिव चीज़ें रहती हैं। जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि मुझे उम्मीद है कि आपकी ट्रेन छूट जाएगी, तो ट्रेन छूट जाना एक गलत बात है। और हम कहें कि आई होप यू यू विल मिस योर ट्रेन, तो आई होप यू विल मिस योर ट्रेन नहीं होगा, ये ऐसे होना चाहिए आई फियर यू विल मिस योर ट्रेन। और जैसे हम कहें कि मुझे उम्मीद है कि इस बार आपको नौकरी मिल जाएगी, तो हम ये नहीं कहेंगे आई फियर यू विल गेट अ जॉब, तब हम कहेंगे आई होप यू विल गेट अ जॉब दिस ईयर। तो होप जब कहते हैं तो अच्छी बात कहते हैं, और फियर जब कहते हैं तो खराब बात कहते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ लिखा है कि BMW इंडिया कम इज होपिंग। होपिंग का मतलब क्या हुआ? अगर ये होपिंग है तो आगे पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए, और पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए तो इसका मतलब ये सोच रहे होंगे कि नेगेटिव फेज ख़त्म हो जाए और उसकी जगह पॉजिटिव फेज आ जाए। तो दो चीज़ें, एक तो यहाँ नेगेटिव ग्रोथ लगा है तो नेगेटिव ग्रोथ लगा है, और जहाँ हम भर रहे हैं वहाँ भी ग्रोथ के पहले यूज करना है कुछ। तो अब ग्रोथ के पहले कुछ यूज करना है तो फिलहाल पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन ये दोनों तो लगेगा नहीं। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव दो ऑप्शन बचे हैं, और यहाँ पर निगेटिव ग्रोथ लिखी हुई है। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जब होपिंग लगा होगा तो होपिंग को देखते हुए यहाँ पे जो होप के साथ पॉजिटिव यूज किया जाता है, लेकिन इसलिए होपिंग के साथ हमेशा पॉजिटिव लगाएंगे, नेगेटिव नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और उम्मीद है इससे आपको कुछ हिंट मिली होगी आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करने में, और ये तय करने में कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इट इज़ नाउ स्ट्रांगली फोकस्ड ऑन हायर लोकलाइजेशन। अच्छा, आप ये बताइए लोकलाइजेशन क्या चीज़ है? लोकलाइजेशन ऐसी चीज़ होती है जो किसी किसी प्रोडक्ट को किसी एक पर्टिकुलर लोकल एरिया में बेचा जाता है, तो उसे कहा जाता है लोकलाइज कर देना। किसी भी एक चीज़ को लोकलाइज कर देना। तो एक किसी पर्टिकुलर लोकल
किसी खास लोकल एरिया में वो चीज़ अवेलेबल होती है या वही वहाँ की एक्टिविटी का सेंटर हो जाता है। तो ये कहा कि इट इज़ नाउ स्ट्रांगली फोकस्ड ऑन हायर लोकलाइजेशन। अब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, लोकलाइजेशन के पहले क्या लिखा है, हायर, और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के पहले क्या लिखा है, रिफ्रेश्ड। ध्यान दीजिएगा, हायर भी पॉजिटिव चीज़ है, रिफ्रेश्ड भी पॉजिटिव चीज़ है। एंड डैश कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल। अब कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल के पहले भी हमें क्या चीज़ लगानी चाहिए, यहाँ भी पॉजिटिव। जैसी चीज़ लोकलाइजेशन के पहले लिखी गई हायर, जैसी चीज़ पोर्टफोलियो के पहले लिखी गई रिफ्रेश्ड, वैसी ही चीज़ हमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन के पहले भी आनी चाहिए, क्योंकि ये किससे जुड़ा है, एंड से। एंड से जुड़ा ये हायर और ये रिफ्रेश्ड। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के पहले हमें कैसी चीज़ रखनी होगी, हमें रखनी होगी कोई ऐसी चीज़ जो ऊपर की ओर जा रही हो, जो ऊपर की ओर जा रही हो। तो ऊपर की ओर जाने वाली चीज़ों में ए वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है डिप्रेस्ड। मार्जिनलाइज्ड भी नहीं होगा, क्योंकि वो सीमांत हो जाएगा। और डिफ्लेटेड भी हो जाता, कम ही हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेट बढ़ना होता है, डिफ्लेट घटना होता है। तो आपका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन कट गया, केवल एक ऑप्शन बचा है इनहेंस्ड, जिसका मतलब होता है बढ़ना। तो यही आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, द कंपनी आल्सो डैश एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़ टू बी स्पेंट ऑन फैक्ट्री ट्रेनिंग एंड सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, कंपनी ने 100 करोड़ का एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट क्या किया है, अब बताइए। 100 करोड़ का एडिशनल इन्वेस्टमेंट मतलब अतिरिक्त निवेश, गिव्स, इंक्रीजेज या अनाउंस्ड। अब ये देखिए कि अगर हम गिव्स लगाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, इसकी वर्ब में एस लगा हुआ है। इंक्रीजेज में भी क्या लगा हुआ है, इसकी वर्ब में एस लगा हुआ है। और सिचुएशन जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता क्या है कि कोई चीज़ रूटीन में होती है, ये एक रेगुलर बेसिस पर होता है। और ये सेंटेंस पढ़ के ऐसा नहीं लग रहा है कि कंपनी रेगुलर बेसिस पर 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया करती हो। मतलब जो एक्शन है वो रिपीटेड नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि ये बार बार ऐसा होता हो। ये कैसा कार्य लग रहा है, ये ऐसा कार्य लग रहा है जो एक बार हुआ है, और ये कौन सी बार है, इस बार ऐसा हुआ है। तो चूंकि वो पर्टिकुलर विशेष टाइम का होता है। और दूसरी बात यह है कि ऐसा भी नहीं लगता कि ये प्रक्रिया हमेशा चलती है। ये प्रक्रिया ऐसा लग रहा है कि जो भी बात हुई है वो क्या हो चुकी है, इस समय समाप्त। जो कुछ भी कहना था कंपनी के डायरेक्टर को कह दिए, बात खत्म हो गई है। अगर बात खत्म हो गई है तो अब आप ध्यान दीजिएगा, बात खत्म हो गई है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो नहीं होता है ना जब बात खत्म हो जाती है। बात खत्म होती है तो क्या लगाया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट के लिहाज से इन चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देख लीजिए। अनाउंस्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और स्पोकन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो तब लगती जब हम इसके पहले हैज, हैव या हैड लगाए होते, यानी कि इस डी ऑप्शन की भी कोई गुंजाइश नहीं है। अब हमारे पास एकमात्र ऑप्शन बचा कौन सा, सी, जो कि आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन आपकी आंख के सामने है। विद द डैश ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, Microsoft has a real opportunity in India. The company's India-born CEO Satya Nadella has said। तो कंपनी के इंडियन मतलब इंडिया में पैदा हुए थे सीईओ, वो हैं सत्या नडेला। इन्होंने कहा कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसको इंडिया में रियल अपॉर्चुनिटी मिली है। विद द मतलब किसके साथ, अब आगे लिखा है इन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ ऐसा कुछ हो रहा है जिससे इस कंपनी को इंडिया में एक नई अपॉर्चुनिटी, एक रियल अपॉर्चुनिटी मिली है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो भी फिलर हमें यूज करना है उस फिलर के पहले क्या लगा है, दा लगा है। अगर फिलर के पहले दा लगा है तो इसका मतलब ये जो फिलर है दैट मस्ट बी अ नाउन, दैट मस्ट बी अ नाउन। और कम क्या है, वर्ब है। ब्रेक क्या है, वर्ब है। तो फिलहाल ये दोनों कट गए। अब हमारे पास बच रहा है आउटब्रेक, ये नाउन है, और इमरजेंसी ये नाउन है।
तो आउटब्रेक का मतलब भी होता है तेजी के साथ बढ़ना, और इमरजेंस का मतलब भी होता है उभरना। तो क्लाउड कंप्यूटिंग तेजी से बढ़ रहा है, उभर रहा है। लेकिन बात ये हो रही है कि आउटब्रेक वर्ड यहाँ सुटेबल नहीं है। इसलिए नहीं सुटेबल है क्योंकि ये निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि आउटब्रेक ऑफ कोरोना, तो आउटब्रेक ऑफ कोरोना ये लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि आउटब्रेक ऑफ सिंपैथी, हम ये नहीं कह सकते कि आउटब्रेक ऑफ काइंडनेस, दया का विस्फोट, नहीं, वो आउटब्रेक नहीं कहा जाता है। तो निगेटिव सेंस में आउटब्रेक यूज किया जाता है, और यहाँ सेंस पॉजिटिव है, इसलिए हमारा आउटब्रेक ऑप्शन नहीं होगा। फिर एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारे पास, केवल ऑप्शन डी इमरजेंस का। पहला दूसरा हम पहले बता चुके कि क्यों वो नहीं लगेगा। चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस वन क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, मोर इम्पोर्टेंट दीज डिजायर्स। ठीक है, दीज डिजायर्स एंड ड्रीम्स, दीज के साथ क्या लिखा, डिजायर्स एंड ड्रीम्स, शुड बी डैश, ध्यान रखिएगा शुड बी के बाद डैश लगा है, यानी कि ये पैसिव फॉर्म में है। तो ये जो इच्छाएं हैं, ये जो ड्रीम्स हैं, वो डैश कर दिए जाने चाहिए विद अ मिशनरी झील। मिशनरी झील, आप मिशनरी छोड़िए, आप पढ़िए पहले झील। इस झील का मतलब क्या होता है, तो पहले आप दोनों झील देख लीजिए, एक झील ये होता है और एक झील ये होता है। अरे भाई गलत हो जा रहा है लिखने में, हम पता नहीं कब सीख पाएंगे इस पर लिखना। ZEAL, अब आप समझ जाइएगा थोड़ी सी, ZEAL और JEAL। तो जो JEAL है इसका मतलब होता है ईर्ष्या या जलन, और ZEAL जो है इस जेल का मतलब होता है उत्साह, जोश। तो दोनों में अंतर होता है। जो इस समय हमारे सामने झील है वो जेड वाला है, ये पॉजिटिव सेंस में होता है। आइए देखते हैं, तो फिर आगे लिखा हुआ है शुड बी डैश विद अ मिशनरी झील। आगे लिखा है मिशनरी झील क्या होता है, जब उत्साह का एक मिशन दिमाग में पैदा हो जाता है। मिशनरी वो क्रिश्चियन मिशनरी में समझिएगा। इट इज दिस झील, ये यही उत्साह है, जोश है, जो फायर्स और इंजन्स, जो हमारे इंजन में फायर करता है। अब ये इंजन में फायर कार के इंजन का फायर नहीं है, वो हमारी सोच है, हमारे कार्य, जो हमारी कार्यशैली है उसके इंजन में फायर करता है। एंड हेल्प्स अस, और हमें प्रेरणा देता है टू ड्राइव ऑन द रोड टू सक्सेस। ठीक है, ये ड्राइव ऑन द रोड टू सक्सेस, ये रोड सड़क नहीं है, ये वर्चुअल सड़क नहीं है, बल्कि ये कौन सी रोड है, रोड टू सक्सेस, मतलब सफलता के मार्ग पर हम आगे बढ़ें। आगे लिखा है पैशन ब्रिंग्स विद इटसेल्फ द एबिलिटी टू प्रिजर्व। पैशन अपने साथ में एक प्रिजर्व की एबिलिटी लेकर के ही आता है। चलिए ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में डिजायर्स, दीज डिजायर्स, मतलब ये डिजायर्स और इन ड्रीम्स को मिशनरी झील के साथ क्या कर देना चाहिए, भर देना चाहिए। किसके दिमाग में भर देना चाहिए, हम लोगों के दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में मिशनरी झील्स के साथ ये सपने और ये इच्छाएं भर देना चाहिए। तो हमारे मतलब अब यहाँ पर हमें जो वर्ड भरना है वो भरने के सेंस में, और शुड बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इत्तेफाक देखिए कि चार की चारों वर्ड में ईडी लगा हुआ है। अब हमें ये देखना है कि दिमाग में भर देने को लेकर के इसमें से कौन सी वर्ब सुटेबल है। फॉर्म तो सबकी एक ही जैसी है, मतलब ग्रामर सबकी ठीक है, अब मीनिंग और सेंस ही इसका देखा जाएगा। तो एक वर्ड पहला वाला है एम्ब्यूड। एम्ब्यूड का मतलब होता है आपके दिमाग में कोई चीज बसा देना, आपके दिमाग में कोई चीज भर देना, मतलब फिल समथिंग इन योर माइंड। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सुटेबल लग रहा है। एम्बाइब्ड एक वर्ड है, एम्बाइब्ड का मतलब होता है टू बी बिलीव्ड, यकीन कर लेना इस बात का। लेकिन अब ये डिजायर्स और ड्रीम्स, अब डिजायर्स और ड्रीम्स को हम बिलीव करेंगे या डिजायर्स और ड्रीम्स को हमारे दिमाग में भर दिया जाएगा। तो एम्बाइब्स उतनी सुटेबल नहीं है। एम्बाइब को मतलब हम ड्रीम्स को बिलीव थोड़े करते हैं या डिजायर्स को बिलीव थोड़े करते हैं, ड्रीम्स और डिजायर्स को दिमाग में भरते हैं, तभी तो आगे चल के काम करते हैं। अच्छा, एलिविएटेड का मतलब क्या होता है, कम कर दिया जाना, जैसे दुख तकलीफ या लोगों के मन में गुस्सा या नफरत की भावना को कम कर देना, तो कम कर देना होगा एलिविएट, ये तो यहाँ पे लगने वाला नहीं है। अच्छा, एंथ्यूज्ड एक वर्ड है,
एंथ्यूज्ड का मतलब होता है टू गेट एक्साइटेड, टू गेट एक्साइटेड। तो ये एक्साइटेड का भी यहाँ सेंस नहीं है। हमारे दिमाग में इस तरह की भावनाओं को भरने के लिए एक ही ऑप्शन बचा, एम्ब्यूड। ठीक, तो एम्ब्यूड इसका ऑप्शन हुआ पांचवे का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इट इज ऑफ एन अप टू अस। ऑफ एन अप टू अस का मतलब क्या होता है? ये हमारे बस में होता है, हमें करना चाहिए टू शेप और डेस्टिनी। अप टू अस एक फ्रेज है, याद रखिएगा। टू शेप और डेस्टिनी, डेस्टिनी मतलब किस्मत। अपनी किस्मत का निर्माण करने का कार्य हमारे ही ऊपर होता है। हम ही अपने भाग्य विधाता हैं, हमें अपने भाग्य के निर्माता हैं। ठीक है, गीता में कृष्ण ने कहा था कि आप अपनी किस्मत का खुद निर्माण करते हैं, कर्म आपको करना है। चलिए आगे लिखा हुआ है, एंड इट यूजुअली डिपेंड्स ऑन। और अक्सर ये चीज़ डिपेंड करती है, कौन सी चीज़? हमें अपने भाग्य का निर्माण करना है। ये चीज़ किस पर डिपेंड करती है? कि वेदर वी गेट डैश डाउन। अब एक जो वर्ब यहाँ लिखी है गेट, तो गेट के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और एक बात याद रखिएगा, ऐसी वर्ब लगानी है जिसके साथ डाउन लग सकता हो। विशेष बात पर ध्यान दीजिएगा, इस डाउन पर, और इसी से सारा काम बन जाएगा। यहाँ पर एक ऐसी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है जिसके साथ डाउन लग सकता हो। बस आप इस पर कंसंट्रेट करिए। आगे लिखा है कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या हम डैश डाउन हो जाते हैं, किससे? बाय फेलियर्स, मतलब हम अपनी असफलताओं से डैश डाउन हो जाते हैं। या देखिए, उस दिन हमने कहा था ना कि वेदर के साथ आर लगता है। देखिए आज आपको इस आर के साथ क्या मिला? वेदर। तो हमने कहा था कि क्या हम अपनी असफलताओं से डैश डाउन हो जाते हैं, या फिर यूज देम एज स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। स्टेपिंग स्टोन का मतलब क्या होता है? सीढ़ी का पत्थर, जो सीढ़ी के स्टेप्स होते हैं उनका पत्थर, जिन पत्थरों पे हम पांव रखते हुए सफलता की सीढ़ी, सफलता के सोपानों पर ऊपर चढ़ते हैं। तो हम, इन्होंने पूरा मतलब ये हुआ कि सेंटेंस में इन्होंने ये कहा कि क्या हम अपनी असफलताओं को, क्या हम अपनी फेलियर्स को सफलता के सोपान के रूप में लेते हैं, या फिर अपनी असफलताओं से डैश डाउन हो जाते हैं। अब अंदाजा लग गया होगा डैश डाउन का मतलब यहाँ क्या लगाना है? हताश हो जाना, होपलेस हो जाना। तो होपलेस हो जाने के लिए एक वर्ड देखिए यहाँ लिखा है रेस्ड। तो रेस्ड का एक दो मतलब होता है, एक रेस्ड मतलब होता है दुष्ट, और एक मतलब होता है बेचारा। तो दुष्ट और बेचारा दोनों यहाँ पे नहीं लगेगा। बोग्ड का मतलब क्या होता है? वही हताश हो जाना, डिस्करेज हो जाना। अच्छा, स्क्वार्टेड का मतलब होता है, स्क्वार्टेड का मतलब होता है जैसे कहीं से कोई धारा बह रही हो, या कोई जैसे पाइप में से पानी जा रहा है, इसमें एक छेद कर दीजिए, तो वो स्क्वार्टेड हो जाता है। पिचकारी की तरह जब कोई चीज धारा फूट कर निकलती है तो उसको कहते हैं। और एक वर्ड है आपके पास इल्यूडेड। इल्यूडेड का मतलब क्या होता है? टल जाना। टल जाना मतलब जैसे कोई चीज है, कोई प्रोग्राम है, उसको आज नहीं कल करेंगे, तो ये जो टाल देते हैं तो उसको कहते हैं एल्यूडेड। जैसे आप लोग भी कभी कभी मान लीजिए आप पेपर सॉल्व कर लिए, आपके पास डिस्कशन का वीडियो है, तो आप लोगों में से कुछ लोग एल्यूड कर देते होंगे, अच्छा चलो ठीक है वीडियो तो है ही, शाम को देख लेंगे। शाम को कोई चीज़ देखने लगे, अच्छा चलो कल देख लेंगे, कल एक नया वीडियो आ गया, तो इसी में टलता चला जाता है। तो एल्यूड करना मतलब होता है पोस्टपोन, प्रोक्रेस्टिनेट, चीज़ों को कल पे टाल देना। तो चारों वर्ड की मीनिंग देखने के बाद हमें ये लगा, तो यहाँ कहा जा रहा है कि क्या हम अपनी असफलताओं से हताश हो जाते हैं। तो हताश होने के लिए रेस्ड भी नहीं लगेगा, हताश होने के लिए स्कॉल्टेड भी नहीं लगेगा, और एल्यूडेड भी नहीं लगेगा। हताश होने का एक ही ऑप्शन था, बोग्ड डाउन। अच्छा, एक तो हताश होने का ऑप्शन एक ही था, इकलौता था। दूसरी बात हमने कहा था कि डाउन देखिए, तो रेस्ड डाउन, रेस्ड के बाद डाउन नहीं लगता, और स्कॉल्टेड के बाद डाउन नहीं लगता, और एल्यूडेड के बाद भी डाउन नहीं लगता। केवल बेग्ड ही ऐसा था जिसके बाद डाउन लग सकता था। तो फ्रेजल वर्ब के सहारे करते तब भी ये हो सकता था। चलिए 6 क्वेश्चन हो गए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बेटा आज थोड़े क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े से हैं, कोई बात नहीं है, आपको वही बच्चों के लेवल का नहीं पढ़ाना ना, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते चलना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एट द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैव कन्वर्ज्ड अराउंड द वर्ल्ड इन अ मोस्ट रिमार्केबल वे। तो ठीक है, बहुत कुछ बदला इस दुनिया में 21वीं सदी की शुरुआत में।
डीप आइडियोलॉजिकल क्लीवेजेस। अब आप हमेशा एक बात पर ध्यान जरूर रखिएगा, तो ये जो लिखा है इन्होंने आइडियोलॉजिकल क्लीवेजेज, तो ये क्लीवेज क्या है, नाउन है, और यहाँ हमें क्या लगानी है, वर्ब लगानी है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्लीवेजेस नाउन है, ये हमारे पे वर्ब लगानी है। तो जो भी वर्ब लगानी है वो किस पर बेस्ड होगी, इस क्लीवेजेस का सेंस क्या होगा। क्लीवेज क्या होता है पहले ये समझिए। क्लीवेज होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक कपड़ा है, ठीक है ना, ये कपड़ा है या मान लीजिए कागज है, यहाँ आप कैंची लगाते हैं। अब ये कैंची लगा के ऐसे इसको कर से काटते आगे चले गए, तो ये कपड़े के क्या हो गए, दो टुकड़े हो गए। तो जैसे कैंची लगा के कागज का कपड़े को दो टुकड़े में काट दिया जाता है, जिसको कह देते हैं ना चीर देना। तो ऐसे ही वर्ड, ऐसे ही नाउन के लिए यूज किया जाता है क्लीवेजेस, मतलब दरार कर देना, उसको फाड़ के दो अलग टुकड़े कर देना। तो अब ये बताइए कि क्लीवेजेस अगर लिखा होगा तो ये सेंटेंस में क्या काम करेगा, ठीक है, फाड़ने का, चीरने का, अलग करने का काम करेगा, यही इसका काम ही है। फिर हम सेंटेंस पढ़ते हैं, डीप आइडियोलॉजिकल क्लीवेजेस डैश द वर्ल्ड इन द लास्ट सेंचुरी। मतलब क्या हुआ कि क्लीवेजेस ने, डीप आइडियोलॉजिकल क्लीवेजेस ने संसार को मतलब हिस्सों में बांट दिया, तोड़ दिया। मोनार्की, कम्युनिज्म, फासिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी बिटरली कम्पीटेड फॉर पॉलिटिकल सुप्रीमेसी। तो ये इतने तरह की भावनाएं, मोनार्की है, राजतंत्र है, किसी किसी देश में राजतंत्र हावी होना चाह रहा था, कहीं कम्युनिज्म हावी होना चाह रहा था, कहीं फांसीवाद हावी हो रहा था, कहीं उदारवाद, ठीक है। तो ये लिबरल डेमोक्रेसी है, उदारवाद के साथ प्रजातंत्र, मतलब बुरी तरह बिटरली कम्पीटेड, मतलब पॉलिटिकल सुप्रीमेसी के लिए, सर्वोच्चता पाने के लिए बहुत बुरी तरह एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए देखें इसके लिए, मतलब वहाँ हमारे लिए कौन सा वर्ड आना चाहिए। इन क्लीवेजेस ने क्या किया था, क्लीवेजेस ने ऐड किया था। अरे भैया, जब कोई चीज़ बीच से दो टुकड़े कर दी जाएगी तो वो ऐड तो नहीं करेगी, ठीक है। ब्रॉट टुगेदर का मतलब एक साथ ले आ दिया, तो ये अब जब ऐड नहीं करेगा तो ब्रिंग टुगेदर मतलब साथ में ले आना भी नहीं होगा। और मल्टीप्लाइड का मतलब क्या हुआ, अरे नहीं, ये तो बढ़ाना हो जाएगा, बढ़ाएगा भी नहीं। क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। क्लीवेजेस का मतलब ही मैंने कहा था बीच से फाड़ देना, तो जब कोई चीज़ बीच से फाड़ दी जाएगी तो वो डिवाइड हो जाएगी। मतलब हमारा ऑप्शन होना चाहिए डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 8वां। क्वेश्चन बड़े हैं थोड़े बेटा, आज थोड़ा डिस्कशन में देर लगेगी मुझे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रॉब्लम विद लिबरलिज्म। जो उदारवाद, लिबरलिज्म के साथ मुख्य समस्या है, वो मुख्य समस्या क्या है। हाउएवर इज दैट, वो ये है कि इन सर्च ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की तलाश में, एंड सोशल जस्टिस, और मतलब फ्रीडम और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और आज़ादी की तलाश में, लिबरल्स, उदारवादियों ने आइदर गेट इम्पेशेंट, या तो इनका धैर्य खो जाता है, ये अधीर हो जाते हैं, या फिर हैव टू एक्सर्ट पावर, एक्सर्ट का मतलब इस्तेमाल करना, या तो फिर वो ताकत का इस्तेमाल कर देते हैं थ्रू वास्ट ब्यूरोक्रेसीज, ठीक। दिस डैश टू एक्सपीरियंस, दिस डैश टू एक्सपेरिमेंट्स। अब ध्यान देना कि ये जो टू लगा है इस पर ध्यान रखना कि यहाँ ऐसी वर्ड लगाना है जिसके साथ टू लगता हो। दिस डैश टू एक्सपेरिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है। मतलब इसका नतीजा होता है कि सोशल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में एक्सपेरिमेंट होना शुरू हो जाता है। तो सोशल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में एक्सपेरिमेंट होने लगता है, ये इसका नतीजा है। नतीजा होने के लिए हमारे पास जो वर्ड है रिजल्ट्स, ठीक है, रिजल्ट्स भी यूज किया जाता है, लेकिन एक खासियत है, रिजल्ट्स के बाद क्या लगता है, इन, और लीड्स के बाद क्या लगता है, टू। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, टू है, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा लगने वाला है, ये लीड टू, ठीक है। और तो तीसरा वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि देखिए यहाँ पर भी टू लगा है और इस एड्स के बाद भी टू लगा है, तो ये डबल टू नहीं लग पाते, इसलिए हमारा ये भी गलत हो गया। और टर्न क्यों नहीं होगा, टर्न चूंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट में है, इसलिए ये नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पे इज लगा हुआ है, ये सेंटेंस प्रेजेंट में है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये पूरा का पूरा पैसेज प्रेजेंट में है। एक्चुअली ये एक थ्योरी है, समाजशास्त्र की या राजनीति शास्त्र की एक थ्योरी है। तो थ्योरी वगैरह या जो सिद्धांत होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होते हैं, पास्ट में नहीं, क्योंकि थ्योरी कभी बीती हुई बात नहीं होती है, वो कंटिन्यूअस परसिस्टेंट बात होती है, ठीक है। तो इसलिए टर्न पास्ट में था, यूं गलत हो गया।
और इसमें टू और यहाँ भी लगा था, यहाँ भी लगा था, ये नहीं होते इसलिए गलत हो गया। रिजल्ट के बाद इन लगता है इसलिए गलत हो गया। और टू ही क्यों सही हुआ केवल, क्योंकि यही इकलौता है जिसके बाद ये टू लग सकता है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द इजीएस्ट वे टू अचीव हायर ग्रोथ। ठीक है ना, इन द शॉर्ट रन में हायर ग्रोथ अचीव करने का जो सबसे आसान तरीका है वो है इज टू डैश दैट द प्रोजेक्ट्स दैट आर अंडर वे, मतलब जो प्रोजेक्ट्स अंडर वे है, मतलब जो जिन पर कार्य चल रहा है, आर कंप्लीटेड इन टाइम सो दैट आउटपुट विल फ्लो आउट ऑफ देम। तो किसी मतलब देखिए हायर ग्रोथ अचीव करने का सबसे आसान तरीका है कि वो प्रोजेक्ट्स जो अंडरवे हैं, जो जिन पर काम चल रहा है, वो समय पर समाप्त कर लिए जाएं ताकि आउटपुट का फ्लो शुरू हो जाए। तो ये वाकई में ये सबसे बड़ी बात है, आप लोगों के लिए भी सबसे अच्छी बात है कि आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो समय से तैयारी को पूरा कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत एज है तो अब 6 साल, अगर आप 6 साल 8 साल का टारगेट लेंगे तो वो उतना लंबा खींच जाएगा। अपने टारगेट को कम समय का रखिए और जो तैयारी है वो ड्यू टाइम पर, जो निश्चित टाइम होता है, हर चीज़ की तैयारी की एक लिमिट होती है कि जीएस इतने दिन में तैयार हो जाएगा, अंग्रेजी इतने दिन में तैयार हो जानी चाहिए। पता लगा आप 3 साल अंग्रेजी ही तैयार कर रहे हैं तो इसका मतलब आप तैयारी करने लायक नहीं है। हर चीज़ का एक ड्यू टाइम होता है, ड्यू टाइम में तैयार करिए, अब तभी उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। आधे अधूरे से फ़ायदा नहीं मिलता। 6 महीने की चीज़ आप 3 साल पढ़ रहे हैं तो इससे आपको कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। 3 साल बाद आप बहुत बड़े विद्वान होकर भी क्या कर लेंगे। ठीक यही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है कि किसी भी प्रोजेक्ट में अगर हायर ग्रोथ पानी है तो प्रोजेक्ट को टाइम से ख़त्म करिए ताकि उसका आउटपुट आपके सामने आने लगे। तो अब सेंटेंस में देखिए हमें सेंस क्या चाहिए, सेंस चाहिए इस दैट के पहले की वर्ब। इन्होंने कहा कि किसी भी चीज़ में हायर ग्रोथ अगर पाना है और आगे ये लगा दी उन्होंने शर्त, तो इसका शॉर्टेस्ट वे क्या है, टू हेल्प दैट द प्रोजेक्ट, या टू मेक दैट द प्रोजेक्ट, या टू इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट, या टू अटेंड। हेल्प का मतलब मदद करना, मेक का मतलब उस चीज़ को बनाना है या फोर्स करना होता, और अटेंड का मतलब आप जान ही रहे हैं, इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। तो ये चूंकि सलाह दी जा रही है तो सलाह में हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना। हायर ग्रोथ चाहिए तो आपको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट अपने टाइम पर ही ख़त्म हो जाए ताकि उसमें आउटपुट शुरू हो जाए। तो ये सुनिश्चित करना है, इसके लिए सुटेबल वर्ड है। ग्रामर की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सुटेबल वर्ड की ज़रूरत है यहाँ पे लगाने की। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द मेटेलिक लेटर्स एट द एंट्रेंस ऑफ हाउस रीड। कोई घर था, घर के दरवाजे पर एंट्रेंस पर ही लिखा हुआ था स्वाति मुकुंद मंच। ठीक है, तो लिखा था स्वाति मुकुंद मंच। एज मतलब जैसे ही, वन स्टेप्स इनसाइड, जैसे ही आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे वैसे ही एक नेम प्लेट लगी हुई थी इनसाइड द हॉल। ठीक है ना, हॉल के मतलब प्रवेश द्वार पर ही। और वन कैन सी अ सीरीज ऑफ पेंटिंग्स, अब जब आप अंदर घुसेंगे तो देखेंगे अ सीरीज ऑफ पेंटिंग्स, मतलब पूरी पेंटिंग्स की एक सीरीज लगी हुई है डैश द वॉल। अब बताइए, पेंटिंग्स की एक सीरीज लगी है डैश द वॉल्स। ठीक है, दीवारों, अब आगे लिखना होगा कि दीवारों आगे क्या करना है। तो अगर लाइंग लिखा होगा तो लाइंग मतलब दीवारों पर रखा हुआ, तो बच्चा लाइंग के बाद क्या लगाना चाहिए था, ऑन। स्टिकिंग, स्टिकिंग मतलब वो दीवारों पर चिपकाया हुआ है, तो स्टिकिंग के साथ क्या लगना चाहिए था, टू। आप चाहे नोट कर लीजिए चाहे याद कर लीजिए। दीवार पर अगर पेंटिंग लगी है तो उसके लिए अगर लगाते हो लाइंग तो कहोगे लाइंग ऑन द वॉल्स, पेंटिंग्स अ सीरीज ऑफ पेंटिंग्स लाइंग ऑन द वॉल। और स्टिकिंग होगा तो क्या होगा, अ सीरीज ऑफ पेंटिंग्स स्टिकिंग टू द वॉल। और क्रिएटिंग, अब देखो पेंटिंग्स दीवार को क्रिएट तो नहीं करेंगी। ठीक है, ये प्रीपोजिशन की वजह से गलत हुआ, ये प्रीपोजिशन की गलत वजह से गलत हुआ, ये इसका कोई सेंस नहीं है क्योंकि पेंटिंग्स दीवार को क्रिएट नहीं करेंगी। एडोरिंग का मतलब क्या हुआ, सजाना। तो हाँ ये ठीक है, पेंटिंग्स को दीवार को सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एडोरिंग वर्ड सबसे
सुटेबल है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो गए। देखिए 10 क्वेश्चन हो गए। 10 क्वेश्चन का तरीका दूसरा था। 10 क्वेश्चन के बाद आपको एक लंबा चौड़ा डायरेक्शन मिला है देखने को। अब ये डायरेक्शन हम पढ़ेंगे नहीं, टाइम वेस्ट होगा, आपने पहले से ही पढ़ा होगा, आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में हमें करना क्या होता है। चलिए ठीक है, आप जानते तो हैं ही, फिर भी अब हमारे साथ सॉल्व कर रहे हैं तो 1 मिनट के लिए हम इसको समझा दे रहे हैं कि 11 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन में हमें काम क्या करना है। काम ये करना है कि ये जो क्वेश्चन में एक सेंटेंस, एक जगह खाली है एक वर्ड की, उसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो अब ये नहीं है, अभी तक ऊपर क्या हो रहा था कि इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक सुटेबल है। अब आपको ये देखना होगा कि इन 4 ऑप्शंस में से कोई 2 ऐसे वर्ड हैं जो इस खाली जगह पर भरे जा सकते हैं। मतलब 2 वर्ड ऐसे आपको ढूंढने हैं जो एग्जैक्ट सिमिलर नहीं, मतलब साइनोनियम नहीं तो काफ़ी हद तक सिमिलर हों, सेंस एक ही जैसा देते हों। और इस तरह के फिलर जो 11 से लेकर के 20 तक हैं, ये एसएससी वगैरह में तो नहीं आते हैं, ये सब बैंक वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चूंकि आप लोगों में मुझे लगता है कि सभी लोग हैं, एसएससी, एनडीएस, एडीएस और बैंक बैंक वाले सब लोग हैं, तो हम क्वेश्चन दोनों तरह के दिया करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है, इफ इंडियाज यूनिवर्सिटीज डेवलप टुमारोज टेक्नोलॉजीज, अगर इंडिया की यूनिवर्सिटीज डेवलप करती हैं कल की तकनीकी, तो इट कुड प्रोवाइड कटिंग एज, तो ये क्या प्रोवाइड करेगी हमको, कटिंग एज एंड डैश टेक्नोलॉजीज। ठीक है ना। कटिंग एज का मतलब क्या होता है, कटिंग एज का मतलब होता है अग्रणी, अग्रणी का मतलब लीडिंग। तो अगर इंडिया की यूनिवर्सिटीज को टेक्नोलॉजी बनाने के लिए कह दिया जाए तो ये यूनिवर्सिटीज हमको प्रोवाइड करेंगी, क्या प्रोवाइड करेंगी, कटिंग एज मतलब अग्रणी, पॉजिटिव वर्ड है तो एंड के बाद हमें यहाँ पे टेक्नोलॉजीज के पहले कोई पॉजिटिव वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो बताइए यूनिवर्सिटी अगर टेक्नोलॉजी बनाएगी तो कैसे बनाएगी। फ्रूगल का मतलब होता है कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट COST वाला कॉस्ट, कॉस्ट सेविंग का मतलब हुआ जो कम खर्च में तैयार हो जाए। और इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है, ये भी वही होता है जो कम खर्च में तैयार हो जाए। तो टेक्नोलॉजीज के लिए तो ये सही है कि सस्ती टेक्नोलॉजी, मतलब सस्ती और अच्छी टेक्नोलॉजी में पहला और तीसरा वर्ड सिमिलर हो जाएंगे। और ये दूसरा वर्ड है एस्थेटिक, मतलब होता है साधु सन्यासी, तो टेक्नोलॉजी सन्यासी नहीं होती। और मेजर का मतलब होता है मात्रा में बहुत कम, तो टेक्नोलॉजी की मात्रा की बात नहीं की जा रही थी, क्वालिटी की बात की जा रही थी। तो यही दोनों क्वालिटी सही हैं जो खर्च में कम होगी। तो हमारा ऑप्शन जो सही हो रहा है वो क्या होगा, जिसमें पहला और तीसरे का ऑप्शन होगा। अब आप ढूंढिए पहले और तीसरे का ऑप्शन किस में है, ये है आपका पहला और तीसरे का ऑप्शन, मतलब आंसर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए हो सकता है सारा का सारा एक बार में डिस्प्ले ना हो पाए, कभी कभी क्वेश्चन बड़े हैं तो हम स्क्रॉल कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, द नॉइज ऑफ डेंटिस्ट ड्रिल। डेंटिस्ट की ड्रिल, डेंटिस्ट कौन होता है, दांत का डॉक्टर। ड्रिल का मतलब क्या होता है, जैसे कभी आपने घर पे बिजली बिजली का या मतलब कोई काम करवाने के लिए मिस्त्री बुलाया होगा, तो देखो एक ड्रिल लिए रहते हैं जो दीवार में छेद कर देते हैं। तो उतना बड़ा नहीं, उससे एक छोटा होता है जो डॉक्टरों के, दांत के डॉक्टरों के पास भी ड्रिल मशीन होती है। अब दांत, अब सोच लीजिए दांत के डॉक्टर की ड्रिल मशीन होगी तो वो कहाँ छेद करेगी, आपके मसूड़े में। ठीक, मुंह में ड्रिल मशीन डालेंगे और कहीं मसूड़े में कहीं छेद करेंगे, और उसकी जो बहुत तेज आवाज आती है, घर करता है, तो उसकी जो आवाज आती है वो बड़ी डरावनी सी है। वैसे भी आप पेशेंट की सीट पर लेटे होंगे तो वो ड्रिल ड्रिल की देख कर डर लगता है, और जब उसकी आवाज आएगी तो और डर लगने लगता है। तो अब बताइए कि डॉक्टर, मतलब दांत के डॉक्टर की जो ड्रिल मशीन है वो आप अगर उसके पेशेंट की चेयर पर लेटे होंगे तो आपके मन में कैसी फीलिंग डालेगी। तो अब जरा अपनी फीलिंग खुद को वहां पर लेटा के और डॉक्टर की ड्रिल को आंखों से देखने का इमेजिनेशन करिए और फील करिए कि आपको कैसी आपके अंदर फीलिंग पैदा हो रही होगी। तो ये तो लिखा फीलिंग्स ऑफ, फीलिंग्स ऑफ कैसी फीलिंग होगी, इससे आप क्लू लगा लीजिए ना। एंड के बाद क्या लिखा है, नर्वसनेस। एंड के बाद नर्वसनेस है तो एंड के पहले क्या होगा, यहाँ पे नर्वसनेस से ही कोई रिलेटेड वर्ड होना चाहिए निगेटिव सेंस में। तो अप्रीहेंशन का मतलब होता है डर, और अनइजीनेस का मतलब होगा बेचैनी, और स्क्रपल का मतलब क्या होता है, संकोच, हेजिटेशन,
और डिसगस्ट का मतलब क्या होगा, डिसगस्ट तो निराशा हताशा हो जाती है या खराब के सेंस में आता है, तो इन दोनों की तो गुंजाइश यहाँ है नहीं। अप्रीहेंशन क्या होता है, डर तो लगता ही है, और अनइजीनेस का मतलब बेचैनी होती है, मन करता है कि कुर्सी वहाँ पेशेंट सीट से उठ के भाग जाए। ठीक, तो पहला और तीसरा कॉम्बिनेशन कहाँ पर है आप हमें देख के बताइए। तो मुझे दिख रहा है ये है पहला तीसरा, ऑप्शन नंबर 2 में, तो हमें ऑप्शन मिल गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में सारा का सारा एक बार में डिस्प्ले नहीं हो, खैर कोई बात नहीं, इन 4 ऑप्शन से हम पहले आंसर तो सेट कर लें, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है पॉलिटिकल कमिटमेंट टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बैक्ड बाय स्ट्रांग रिव्यू एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म कैन डैश मीनिंगफुल एक्टिविटी इन स्टेट्स। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि स्टेट में मीनिंगफुल एक्टिविटी को डैश करेगा, ये जो मैकेनिज्म होगा वो स्टेट में मीनिंगफुल एक्टिविटी को डैश करेगा। तो हमारा क्लू वर्ड क्या है, मीनिंगफुल एक्टिविटी। तो मीनिंगफुल एक्टिविटी को क्या किया जाता है, पहले तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए। तो एक्टिविटी को एराउज नहीं किया जाता, ये गलत हो जाएगा। एक्टिविटी को इस पर किया जा सकता है। और इम्पीटस का मतलब क्या होता है, बाधा। तो कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और जो आपका इम्पीटस है ये है नाउन, तो ये तो ऐसे भी नहीं लगेंगे। सॉरी, इम्पीटस मैंने बाधा बोल दिया था, गलत हो गया। और एक्चुअली इम्पेडिमेंट होता है बाधा, तो वो अचानक मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आ गया था, इम्पीटस पढ़ा मैंने लेकिन मेरे दिमाग में इम्पेडिमेंट आ रहा था। तो इम्पीड मैंने बाधा डालना, इम्पेडिमेंट मतलब बाधा होता है, वो मैं यहाँ बोल दिया, गलत हो गया था। आज चलिए ठीक है, फिर से सुधार कर देते हैं। इम्पीटस होता है प्रेरणा, इंस्पिरेशन। तो इम्पीटस यहाँ है तो सुटेबल, इम्पीटस हमें यहाँ भी इम्पीटस जैसा ही कोई वर्ड यूज करना था, बट होता क्या कि हमें कैन के बाद वर्ब लगानी चाहिए थी, और इम्पीटस है नाउन, इसलिए ये नहीं लग पाएगा। और एराउज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन एक्टिविटी एराउज नहीं की जाती है, दंगा वगैरह अराउज किया जाता है। अब बताइए बचा हमारे पास स्पर, या तो कोई नहीं होगा, या तो स्पर का मतलब क्या हुआ, स्पर का मतलब प्रेरित करना, और प्रॉम्प्ट क्या है, प्रॉम्प्ट का मतलब भी प्रेरित करना। तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन बचे, क्योंकि मीनिंगफुल एक्टिविटी प्रेरित होगी, इसको एनकरेजमेंट मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिसमें 2 और 4 का कॉम्बिनेशन हो। तो अभी तो स्क्रीन पे 2 4 नहीं दिख रहा है, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो देखें शायद मिल जाए। तो 2 4 का ऑप्शन कौन था, ये चौथा था। ठीक, आपका ऑप्शन हो गया, मिल गया। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ जाता है कि नहीं आता है, नहीं आ पाएगा, 2 बार में देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि सिंस इट्स डैश, यही भरना है हमें, देखते हैं। अच्छा, सिंस लगा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ क्या लगाना होगा, कोई टाइम का सेंस लगाना होगा। अब टाइम में तो कुछ दे नहीं रहा नीचे ऑप्शन में, पता नहीं कैसा होगा, चलिए देखते हैं आगे। द नीति आयोग हैज बीन अ बिलीवर in competitive federalism that puts pressure on policymakers across states to perform better on predefined goals and metrics। ठीक है, तो कहने का सेंस यहाँ है कि नीति आयोग शुरुआत से ही, मतलब जब नीति आयोग का गठन हुआ था, नीति आयोग नाम दिए जाने के पहले ये क्या था, ये था योजना आयोग। तो जब वही आज़ादी के बाद योजना आयोग का गठन किया गया था, तभी से ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में विश्वास करता रहा है। मतलब क्या हुआ कि कह रहे हैं नीति आयोग की शुरुआत से, अपने इनिशियल स्टेज से, तो मतलब शुरुआती और प्रारंभिक चरण से, हम फिर यही हमें वर्ड लेना होगा। सिंस इट्स डैश, तो अब चूंकि इट्स लगा हुआ है तो इट्स के बाद हमें यहाँ पे क्या चीज लेनी चाहिए, इट्स चूंकि पॉजिटिव है तो यहाँ लगाना होगा नाउन। तो नेसेसेंट का मतलब होता है नवजात, तो ये जो नेसेसेंट लिखा है ये है एडजेक्टिव। देखिए वर्ड उसी फील्ड से रिलेटेड है, नवजात का मतलब क्या हुआ, एकदम नया नया, जन्म से। अब ये नवजात हो गया जन्म से, किंतु ये एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फाउंडिंग, फाउंडिंग तो यहाँ लगेगा नहीं, न्यू, पर ये फाउंडेशन लिखा होता तो ठीक था, फाउंडिंग नहीं होगा। फाउंडेशन होता तब नाउन होता, तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो होगा नहीं। इंसेप्शन का मतलब ही होता है इस्टेब्लिशमेंट, सिंस इट्स इस्टेब्लिशमेंट मतलब अपनी स्थापना के समय से, ये तो ठीक है, नाउन है।
और सिंस इट्स बर्थ मतलब अपने जन्म के समय से, यानी जब नीति आयोग का जन्म हुआ था शुरुआत से, तब से। तो हमारे इस वाले के लिए हमारा ऑप्शन कौन सा है? ये तीसरा और चौथा। तो तीसरा चौथा, ये देखिए हमको पहला ही ऑप्शन मिल गया यहीं पर, तो फिर ज़्यादा, चलिए आप लोग कहेंगे कि ठीक ठीक से नहीं दिख रहा, अब देख लीजिए। तो ऑप्शन तीसरा और चौथा ये हमारा पहला ही है। आइए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आपके सामने ये रहा 15वां क्वेश्चन। तो चलिए इसके ऑप्शन भी सामने आ गए, बशर्ते कि वो नन वाला ना हो जाए। 15वां क्वेश्चन है, ऑल वर्ल्ड रिलीजन्स डैश महात्मा गांधी आइडिया ऑफ अहिंसा। दुनिया के सारे धर्म महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी अहिंसा की, उसको डैश करते हैं एज हाईएस्ट ऑफ आइडियल्स। हाईएस्ट ऑफ आइडियल्स मतलब सबसे बड़ा विचार। एंड गिव द मैसेज ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब सहिष्णुता। तो दुनिया के सारे धर्म महात्मा गांधी के अहिंसा की विचार को हाईएस्ट आइडिया मानते हैं और उस मैसेज को प्रचारित करने के लिए कहते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा कि दुनिया के सारे धर्म गांधी जी की इस विचारधारा को क्या करते हैं? विचारधारा को मानते हैं, उसका प्रचार करते हैं या उसका समर्थन करते हैं। तो वर्ड यहाँ जो सुटेबल आ रहा है वो समर्थन करते हैं का सेंस आ रहा है। तो अब चलिए देखते हैं समर्थन करते हैं के सेंस में क्या आएगा। प्रोपाउंड का मतलब होता है प्रतिपादित करना। तो प्रतिपादित करना एक तरह से समर्थन करने के जैसा है। ये प्रोपाउंड और एडवोकेट करना एक ही चीज हो गई। अब आया प्रॉड। प्रॉड का मतलब होता है ठेस पहुंचाना। तो यहाँ ठेस पहुंचाने का सेंस नहीं है, ये तो गलत हो गया। इफिमिनेट बेटा वर्ब नहीं है। इफिमिनेट वर्ब नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। इफिमिनेट एक्चुअली एडजेक्टिव है। चूंकि एसएससी में ये वर्ड बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसकी मीनिंग आपको जान लेना चाहिए। इफिमिनेट वर्ड होता है उस पुरुष के लिए यूज किया जाता है जिसकी फिजिकल एक्टिविटीज लड़कियों जैसी, स्त्रियों जैसी होती हैं। मतलब नेचर ने उसको पुरुष बनाया है, लेकिन वो स्वभाव आदतों से पूरा लड़कियों की तरह होता है। तो इस तरह के मेल्स को एफिमिनेट कहते हैं। तो इसका यहाँ कंटेक्स्ट नहीं है, ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। प्रौढ़ का मतलब ठेस पहुंचाना, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हमारा ऑप्शन होगा पहला और चौथा। तो ये देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा है, पहला चौथा थर्ड में, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन कर चुके, चलिए 16वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज एक भी आल फिट नहीं मिला हम लोगों को, चलिए इत्तेफाक है। क्वेश्चन नंबर 16 में है, स्टेट्स नीड to dash competition and give a boost to all key stakeholders in education in the driver's seat to improve their learning levels, ठीक है। तो स्टेट्स मतलब राज्यों को जरूरत है टू डैश कंपटीशन, कंपटीशन को डैश करने की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राज्यों को ज़रूरत है कि वो कंपटीशन को क्या करें, कंपटीशन को प्रेरित करें, कंपटीशन को। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में कंपटीशन लाना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन नहीं होगा तो उसकी गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा। तो स्टेट्स को ज़रूरत है, ये तो पहला ऑप्शन दे लेते हैं हम, पेडल। तो पेडल का मतलब क्या होता है, तंग करना किसी को। तो स्टेट्स को कंपटीशन को तंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शन नहीं आएगा। इंड्यूस का मतलब वही थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था, वही इंड्यूस, वही वर्ड है यहाँ पर भी है। इंड्यूस का मतलब क्या होता है, किसी के अंदर कोई भावना, कोई फीलिंग भर देना या अभिप्रेरित करना। तो ये ऑप्शन हो सकता है। कोयर्स का मतलब होता है धमकी देना, तो ये नहीं होगा। फास्टर का मतलब क्या होता है, फास्टर मतलब पोषित करना, मतलब हम इस तरह की नीतियों को लागू करेंगे, पोषित करेंगे। तो कोई चीज़ नीति लागू करने के लिए राज्य के लिए सलाह दी जा रही है, तो इंडीस और फॉस्टर ये दोनों चीज़ें लग सकती हैं। तंग करना और धमकाना ये दोनों वर्ड नहीं लगेंगे। तो दूसरे और चौथे का ऑप्शन हमारा पहला ही ऑप्शन है, जिसमें दूसरा और चौथा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ भाई पूरा स्क्रीन पे। हाँ ठीक है, आ गए। चलिए मान लिया इन्होंने मेरी बात। देखो पूरा स्क्रीन पे होता है तो थोड़ी सुविधा होती है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अ हेल्दी प्लैनेट इज पब्लिक गुड।
अगर हमारा प्लेनेट धरती हेल्दी है, मतलब प्राकृतिक रूप से हरियाली है, प्रदूषण वगैरह नहीं है, तो ये पब्लिक गुड है। पब्लिक गुड का मतलब क्या हुआ, ये सार्वजनिक भलाई, अच्छाई होगी। एंड गवर्नमेंट्स एंड पीपल आर डैश टू यूज इट वेल, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है यही ना, कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उन्हें हम जिम्मेदारी से हम उसको अच्छे से यूज करें। वेल मतलब भली भांति अच्छे से यूज करें, ये क्या बन जाती है, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। अच्छा, तो पहला ऑप्शन क्या है, इंडेंचर्ड। तो इंडेंचर्ड का मतलब होता है ना ठेका उठाना, जैसे होता है ना ठेका कॉन्ट्रैक्ट पे। तो भैया यहाँ पर इसको अच्छे से यूज करने का ठेका उठाने की बात नहीं हो रही है। बात आई ऑब्लिजेटेड। ऑब्लिजेटेड मतलब क्या होता है, नैतिक कर्तव्य। तो वी आर ऑब्लिजेटेड का मतलब हुआ ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, ये हमारे ऊपर नैतिक बाध्यता है, एक मजबूरी। तो बाउंड का मतलब भी वही हो जाएगा, बाउंड का मतलब वी आर बाउंड टू यूज इट वेल, और वी आर ऑब्लिजेटेड टू यूज इट वेल, ये दोनों चीजें लग रही हैं। और वी आर ग्रेटफुल, हम एहसानमंद हैं, नहीं ये वाला वर्ड नहीं लगेगा, हम एहसानमंद नहीं हैं, हम बाध्य हैं, ठीक है ना। यहाँ एहसानमंद ठीक नहीं है, यहाँ क्या होगा, हम बाध्य हैं, हम मजबूर हैं, हमारे पास बाउंडेशन है। वी आर बाउंड, वी आर ऑब्लिजेटेड टू यूज इट वेल, ये दोनों ऑप्शन आपके होंगे। तो दूसरा और चौथे ऑप्शन का ये है ऑप्शन जिसमें दोनों हों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए लिखा हुआ, टेररिज्म हैज़ नो प्लेस इन अ सिविलाइज्ड वर्ल्ड। तो सभ्य समाज में, सभ्य दुनिया में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। ठीक है, आगे लिखा है एंड इज कंट्रेरी टू ऑल रिलीजियस डैश। और ये जो आतंकवाद है वो धार्मिक डैश के विपरीत है। धार्मिक डैश के विपरीत है। बताइए धार्मिक क्या चीज़ों के विपरीत है। स्क्रपुलस अभी थोड़ी देर पहले आया था, स्क्रपुलस का मतलब क्या होता है, हेजिटेशन, संकोच। प्रिंसिपल क्या होता है, सिद्धांत। थीसिस जानते ही होंगे आप। टेनेंट्स क्या होता है, हाँ टेनेट्स, ये टेनेट्स और ये प्रिंसिपल्स दोनों एक ही वर्ड हैं। तो चूंकि दोनों एक वर्ड हैं तो हमारा काम तो बन गया। दो हमने कहा था ना कि या तो सिमिलर, साइनोनियम या सिमिलर होंगे, तो इसमें ऐसे ही काम बन जाता। अगर आपको पता चला कि ये दोनों वर्ड एक दूसरे के साइनोनियम हैं तो समझ लीजिए आपका काम बन गया। ठीक, चलिए 18 क्वेश्चन हो गए। ये बता दिए थे कि थीसिस तो उसमें जब आप कोई पीएचडी वगैरह की या कोई ये सब करने लगते हैं तब लिखते हैं, वो थीसिस होती है। और स्क्रपल्स तो खैर यहाँ लगा ही नहीं, ये हिचक की कोई बात नहीं है, संकोच की, हेजिटेशन की बात नहीं कर रहे। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ये आपका ऑप्शन नंबर 4। हम 18 क्वेश्चन कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, थोड़ा पेशेंस और रखिए, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो लिखा है इन अ बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो, तो द वर्ल्ड विल डैश इट्स एनर्जी रिलेटेड रिसोर्सेज इन लेस देन ऑफ 50 ईयर्स। इन्होंने कहा कि ये जो हमारा बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो है, मतलब हर देश में बिजनेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यही सब कुछ तो चल रहा है। इसमें क्या होगा कि वर्ल्ड विल डैश एनर्जी रिलेटेड रिसोर्सेज, मतलब लेस देन 50 ईयर्स, 50 सालों से कम समय में ही हम एनर्जी रिलेटेड रिसोर्सेज को क्या कर डालेंगे। बताइए, अगर इतना ही बिजनेस ओरिएंटेड सोसाइटी होगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत होगा, ट्रांसपोर्टेशन बहुत होगा। तो जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं, एनर्जी से रिलेटेड रिसोर्सेज हैं। अब एनर्जी रिलेटेड रिसोर्स क्या होते हैं भैया, एनर्जी रिलेटेड रिसोर्स क्या होता है, एनर्जी किससे बनती है, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, कोयला है। इन सब रिसोर्सेज को हम क्या कर लेंगे, बहुत ही जल्दी इस्तेमाल करके ख़त्म कर देंगे। तो इसका मतलब जो हमें यहाँ पे वर्ड भरना है वो किस तरह का होना चाहिए, इस्तेमाल करके ख़त्म करना। और ये विल लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, मतलब हम यहाँ विल ढूंढ रहे हैं। तो विल ढूंढे तो विल के लिए पहले हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा, कौन कौन से ऑप्शन लगे हैं। विल के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होगी, एक तो है डिस्पल। तो डिस्पल का मतलब होता है दूर हो जाना, किसी चीज को दूर दूर कर देना। जैसे चुंबक किसी चीज को अपनी ओर खींच लेता है, तो अगर चुंबक का कोई अपोजिट होता तो वो दूर दूर हो जाते हैं। जैसे नॉर्थ साउथ होगा तो अट्रैक्ट होंगे, और नॉर्थ नॉर्थ दोनों होगा तो रिपल्स करेंगे, वो होता है डिस्पेल करना। एग्जॉस्ट करना क्या होता है, तो एग्जॉस्ट करना होता है जब कोई चीज़ हमारे पास है और उसको हम इतना इस्तेमाल करें, इतना इस्तेमाल करें कि वो ख़त्म हो जाए। तो एक हो गया ये।
बचा इवेपोरेट। इवेपोरेट का मतलब होता है, ये भी वही है, एक तो होता है वाष्पीकरण हो जाता है, लेकिन जब वाष्पीकरण कैसे होगा, जब उस चीज़ को गर्म करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तभी तो इवेपोरेट हो जाएगा। अच्छा, एक वर्ड आपके पास है डिसिपेट, और डिसिपेट का मतलब क्या होता है, नष्ट करना। तो इन तीनों ऑप्शन की मीनिंग ध्यान दीजिए। डिसिपल का मतलब होता है दूर कर देना, और एग्जॉस्ट का मतलब होता है इस्तेमाल करके ख़त्म करना, इवेपोरेट का मतलब होता है वही इस्तेमाल करके ख़त्म करना, और डिसिपेट का मतलब नष्ट करना। तो आप बताइए कि एनर्जी रिसोर्सेज को हम नष्ट करते हैं या फिर यूज करके ख़त्म करते हैं। तो यूज करके ख़त्म करते हैं। आप दूसरा और तीसरा ऑप्शन लीजिएगा। डिसिपेट खाली धोखा देने के लिए लगा हुआ है, और एग्ज़ाम में ऐसे खूबसूरत धोखे बहुत मिलेंगे आपको। तो आप दूसरे और तीसरे का ऑप्शन, तो दूसरा और तीसरा कोई ऑप्शन दे रहा है, इसमें तो क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। दूसरे और तीसरे का ऑप्शन चाहिए था बेटा। दूसरा और तीसरे का ऑप्शन चाहिए था। ओहो, ये टाइपिंग मिस्टेक है बच्चा। देखो ये जो ऑप्शन दिख रहा होगा आपको 2 और 4 में, दोनों में देखो 2424 लगा हुआ है। तो दोनों में 2424 लगा हुआ है, यही गलती हो गई, वो गलती मेरी है, टाइपिंग मिस्टेक है। एक 23 होना चाहिए। चलिए ठीक है, खैर ऑप्शन दोनों में 2424 लगा हुआ है, ये गड़बड़ी हो गई। लेकिन अब ऐसे ही आप समझ लीजिएगा, जो हमारा ऑप्शन होता इसी में से कोई होता, वो होता सेकंड और थर्ड का ऑप्शन होता। ठीक है, ये मेरी मिस्टेक थी, हम इसको ठीक नहीं कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का, और ये है कि डिस्पाइट अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी फ्लोरिशिंग आयल फॉर द टाइम बीइंग इज नॉट डैश। अब इस सेंटेंस में हमें देखना है कि अल्टरनेटिव जो रिसोर्सेज हैं एनर्जी के, जो फ्लोरिश मतलब बड़ी तेजी के साथ फल फूल रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, आयल का, फॉर टाइम बीइंग इज नॉट डैश। तो अल्टरनेटिव मतलब तेल के अल्टरनेटिव सोर्सेज की बात तो हो रही है, लेकिन अभी कोई भी ऐसा नहीं है जो तेल को सब्सटीट्यूट कर पाए, तेल की जगह पर इस्तेमाल किया जा सके। तो तेल को सब्सटीट्यूट करने के लिए जो हमारा वर्ड है वो एक क्या लगेगा, सब्सटीट्यूटेबल। और इसी सब्सटीट्यूटेबल की मीनिंग क्या होती है, नहीं गलत हो गया, सब्सटीट्यूटेबल और फंजिबल, ये है, ये दोनों हैं। फंजिबल का मतलब क्या होता है, सब्सटीट्यूटेबल। फंजिबल का मतलब होता है जब हम एक चीज़ को दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो फंजिबल। और सब्सटीट्यूट का मतलब भी वही होता है जब हम किसी चीज़ को उसकी जगह पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप रोज़ चीनी की चाय पीते हैं, और किसी दिन चीनी ख़त्म हो गई है, पानी बरस रहा है, जा नहीं सकते, तो चाय में गुड़ भी डालकर पी सकते हैं, अच्छी लगती है। कभी पी कर देखिए, गुड़ की चाय बहुत अच्छी लगती है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपको समझ में आ गया होगा कि पहला और चौथा। हाँ, ये तो बताया नहीं मैं। इसका जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वो होता है एक्सट्रैक्टेबल। एक्सट्रैक्ट मतलब कहीं से कोई चीज़ निकाली जा सकती है, एक्सट्रैक्ट करना आप जानते हैं। इनफ्रेंजिबल एक वर्ड है, इनफ्रेंजिबल का मतलब क्या होता है, अक्षय। अक्षय का मतलब क्या हुआ, अक्षय कुमार फिल्म इंडस्ट्री वाले नहीं। अक्षय का मतलब क्या हुआ, जो कभी क्षय ना हो, जिसको जो कभी अंत ना हो, जिसका जो कभी समाप्त ना हो। तो सब्सटीट्यूट करने के सेंस में हमारे पास दो ही ऑप्शन लगे, पहला और तीसरा, दोनों एक दूसरे के साइनोनियम हैं, इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन होगा ये पहला वाला। मतलब फर्स्ट और थर्ड कहाँ दिया हुआ है, ये पहले में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम आज 20 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए। थोड़ा आज टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि आज का जो क्वेश्चन था उसका लेवल थोड़ा सा डिफरेंट था पहले की अपेक्षा। ठीक है, चलिए, तो अब कल देखिए आपके सामने कौन सा टॉपिक आता है। अभी से ऐसे कुछ बना होना नहीं है, देखेंगे जो भी क्लोज टेस्ट वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ बना लेंगे। ठीक है, हाँ आपको ये पक्का है कि रोज़ डिस्कशन कराते रहेंगे। तो चलिए, अब इतना टाइम देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल मिलते हैं।